हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स एंड टिश्यूज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, जो कि आरपी, एनटीपीसी, एसएससी और बाकी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेल्स, आज हम सेल्स पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे टिश्यूज़। तो सेल बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी क्या है? एक साइंस ऑफ लाइफ है, मतलब विज्ञान है जीवन का। तो जीवन के बारे में बताने का विज्ञान क्या होता है? बायोलॉजी होता है। बायोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? तो आकृति, जो कि स्ट्रक्चर होता है किसी सेल का, फंक्शन, कार्य करने की उसकी तरीके, ग्रोथ, कैसे वो बड़ा होता है, ओरिजिन, कहाँ से वो आया है, उत्पन्न कहाँ से हुआ है, इवोल्यूशन, उसके पुराने जो उधर से कैसे इवॉल्व होके वो आज तक कैसे बनाया है, और डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बटा हुआ है। तो इसके बारे में जो पढ़ाते हैं वो होते हैं बायोलॉजिस्ट। और बायोलॉजी क्या है? विज्ञान है लाइफ का। इसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करें। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन है? तो अरिस्टोटल है। तो अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहा जाता है, ये है आपके अरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो थियोफेस्ट्रस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद बात करें, सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। आप ये मान सकते हैं कि आपकी बॉडी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो उसमें क्या है, एक सेल जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट है जिसको आप अपनी बॉडी में कह सकते हैं। और वो क्या करता है, उसी से बहुत सारे मिल के टिश्यूज़ बनते हैं, उसी से पूरी बॉडी बनती है। और सेल क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है, मतलब कार्य करने वाली एक जो यूनिट है वो है सेल। उसके बाद रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल के बारे में बताया, मतलब सेल के बारे में उन्होंने नाम दिया कि ये सेल होता है। तो सबसे पहले जो सेल का नाम बताने वाले इंसान थे वो थे रॉबर्ट हुक, 1665 में। फिर आए एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा, मतलब इन्होंने सेल को देखा और उसके बारे में बताया। तो कौन थे? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक थे। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? सबसे पहले जो थे न्यूक्लियस की खोज की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की, और ये है आपका न्यूक्लियस। अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियोस। और ऐसी ही प्लांट सेल में आप बात करें तो ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियोस। तो इनके बारे में किसने बताया? तो आपका रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। फिर आए शेल्डन एंड स्वान, जो कि 1839 में आए। उन्होंने कंसेप्ट बताया सेलुलर नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्होंने बताया कि एक सेल काम कैसे करता है, उसके बारे में कंसेप्ट उसके सारे क्लियर किसने किए? तो शेल्डन एंड स्वान ने किए। अब नोट करने वाली सबसे मेन बात क्या है कि नोट करने वाली सबसे मेन बात है कि एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि हर सेल जो होता है वो ओरिजिनेट होता है एक पुराने सेल से। मतलब कि ये आपका सेल है, ये जब टूटता है तो दो सेल में डिवाइड होता है या फिर एक सेल में डिवाइड होता है। तो क्या होता है? एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले आपका सेल था उसी से आपका नया सेल ओरिजिनेट होता है। सेल्स क्या होते हैं? दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स तो होते हैं, लेकिन हमने क्या बोला था कि एवरी सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हर सेल जो होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होंगे तो ये डिवाइड, मतलब कि दो सेल्स या फिर एक सेल में डिवाइड तो ये ज़रूर होंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जनरली लार्ज होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। तो ये है आपका यूकैरियोटिक सेल और ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो ये सेल्स हैं ये इनसे छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम विच इज़ सर्कुलर इन शेप। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? ये सर्कुलर क्रोमोसोम्स इनके पास होता है। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। जो कि आपके प्रोटीन से बने रहते हैं, प्रोटीन से और लिपिड से। ये क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम्स ही जीन्स बनाते हैं। जीन्स जो होती हैं बॉडी की, वही क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं सिंगल क्रोमोसोम विच इज सर्कुलर इन शेप। तो प्रोकैरियोटिक्स में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इन यूकैरियोटिक्स इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। तो यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर तीसरे में प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता कोई भी,
इसमें आपको कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, इसमें न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस, इसी के अंदर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोस है। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन और बर्डिंग। तो सेल डिवीजन जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो फ्यूजन और बर्डिंग होता है, मतलब कि एक से टूट के दो बन जाते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय मिटोसिस और मियोसिस। तो मिटोसिस और मियोसिस से होता है। मिटोसिस और मियोसिस होते क्या हैं, तो मिटोसिस और मियोसिस में फेजेस होते हैं। जैसे कि एक सेल है, ये सेल है, मियोसिस में भी सेल है, वो भी मिटोसिस में भी सेल है। तो ये डिवाइड होते हैं, फिर मेटाफेज में जाते हैं। दूसरा फेज़ होता है इनका, पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है। ऐसे करके डिवाइड हो जाते हैं दो में, ऐसे करके डिवाइड हो जाते हैं दो में, चार में, ऐसे करके। तो इन स्टेजेस को बोलते हैं मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। आगे बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स क्या होते हैं कि जो हर सेल्स होते हैं ना उनमें एक मेम्ब्रेन होता है, उसको जो बचाने के लिए एक हर सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स नहीं होता। आपको मैं आगे जाके बताऊंगा अच्छे से कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते क्या हैं, आगे जाके हम मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इधर पे नहीं होते, लेकिन इसमें होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स, ठीक है। अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू देखो एक सेल होता है, ठीक है, एक और सेल होता है, एक और सेल होता है, एक और सेल होता है, सेल होते रहते हैं। तो इतने सारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसको टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल of similar structure and function arranged in the body so as to give the highest possible efficiency to the function they perform। तो हर एक सेल अपनी अपनी फंक्शन परफॉर्म करता है, हर एक कार्य करता है, लेकिन जब ये सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं, तो इनका जो काम होता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जो जीव जंतु है वो सेल से बना होता है। जीव जंतु मतलब प्लांट या फिर एनिमल। इन यूनिसेलर और ए सेलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक सेल का पूरा एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म चल सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, एमोबा या फिर क्लेमिडोमोनास। तो एमीबा या फिर क्लेमिडोमोनास जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। मतलब कि एक सेल के एग्जाम्पल क्या होंगे, एमीबा या फिर क्लेमिडोमोनास। अब मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं जिसके पास दो या दो से अधिक जो सेल्स होते हैं या वो ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। तो अब क्या है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो क्या होगा, वो मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। और उनमें क्या होगा, फंगाई या फिर प्लांट्स में ये होते हैं। अब वेरियस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वेरी इन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो वेरी करते हैं स्ट्रक्चर में। जैसे कि देखो ये बोन सेल है, सिर्फ हड्डियों में पाया जाएगा। मसल सेल्स हैं, ये सिर्फ मसल्स में पाए जाएंगे। नर्व सेल्स हैं जो कि हमारे नर्व्स होते हैं उनमें पाए जाएंगे। ह्यूमन स्पर्म सेल्स होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। बहुत टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। Each living cell perform a certain basic function that are characteristics of a living form, ठीक है। तो हर लिविंग सेल का क्या होता है, एक बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे बोन सेल्स का बोन के लिए फंक्शंस हैं, वैसे ही हर एक सेल्स के हर एक फंक्शंस होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, तो हम पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कि कितने कितने टाइप के आपके पार्ट्स होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। तो अब पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है, अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये जो लाइन जा रही है ना आपकी, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन, और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ऑफ द सेल विच सेपरेट्स फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसके जो कंटेंट है, इसके जो भीतरी जो इसकी चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसकी भीतरी चीज़ें, इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये अलग करके रखता है। इस मेम्ब्रेन से, इस लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे अलग करके रखता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। इसका कहने का मतलब ये है, इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सर्टेन मटेरियल, सो इट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये अलाउ करता है किसी किसी चीज़ों को, मतलब ये अंदर जाने देता है किसी चीज़ों को, और किसी चीज़ों को ये बाहर जाने देता है जो कि इसकी मर्ज़ी के होते हैं। मतलब सिलेक्टिव प्रीमिएबल होता है, मतलब कि कुछ चीज़ों को ये अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को ये बाहर जाने देता है। इसके बाद सो इट इज़ कॉल्ड ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि सिलेक्टिव, कुछ चीज़ों को ही ये अंदर जाने देता है, बाहर जाने देता है। अब CO2 एंड O2 मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 बाहर जाता है और O2 अंदर आता है। ये एक प्रोसेस है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स का ये बना होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। अब लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक की बात की जाए, मतलब वो बनते कैसे हैं सेल्स, तो लिपिड से बनते हैं, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देता है एक सेल को लिपिड्स, ठीक है। लिपिड क्या होते हैं, फैट्स, ऑयल, विटामिन्स, ये सब लिपिड्स में आते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो चेन्स होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स और लिपिड से क्या बनता है, आपका एक सेल मेम्ब्रेन बनता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो अब ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने बनाया था, तो सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूज़न की बात करते हैं। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, तो डिफ्यूज़न होता है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा हो तो उसे डिफ्यूज़न कहेंगे। अब ये देखो, ये हायर कंसंट्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो है ना एक ही जगह पे चिपके हुए हैं, तो ये हायर कंसंट्रेट है, मतलब कि इनके पास बहुत ज़्यादा घुलना चीज़ें हैं। लेकिन जब ये डिफ्यूज़ होते हैं, डिफ्यूज़न जब प्रोसेस होता है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि ये जो होते हैं बढ़ जाते हैं और ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब इस जगह पे चले जाते हैं और ये ऐसे हो जाते हैं डिवाइड। तो इसको कहते हैं हम डिफ्यूज़न, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट ऑफ वाटर होता है तो, या फिर कंसंट्रेशन होता है, तो उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। अब क्या है, ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, ये आपके कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब ये समझ लो आप लोअर कंसंट्रेशन है, ये हायर कंसंट्रेशन है समझ लीजिए, और ये लोअर कंसंट्रेशन है समझ लीजिए, ठीक है। अब ये हायर से लोअर की तरफ जाते हैं एक सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ से, जो कि एक मेम्ब्रेन होता है बीच में, इस मेम्ब्रेन की भेद कर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाया था ना कि इसमें जो प्लांट सेल में ये मेम्ब्रेन है, इसमें से कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं, कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं। वैसे ही ऑस्मोसिस क्या तरीका होता है, ऑस्मोसिस यही तरीका होता है जिसमें कि ये बाहर और अंदर करते हैं। तो सिलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि कुछ चीज़ें जाने देगा, तो ये कुछ चीज़ें जाती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब जाती हैं तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया कंसंट्रेशन आपका, और ये कम हो गया क्योंकि इधर से इधर की तरफ ये चले गए। तो इसी को कहते हैं आपके ऑस्मोसिस, ठीक है। अब फेट ऑफ एनिमल और प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक, हाइपो सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि कंसंट्रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का, मतलब कि आपका एक जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है सेल से, सेल बहुत छोटा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो अब इससे क्या होगा कि जो सेल होगा ना वो अपना पानी खो देगा, सेल अपना पानी खो देगा, और जब ये कंसंट्रेशन में पानी खो देगा तो ये सेल मुरझा हुआ हो जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा ये बहुत ज़्यादा। तो इसको कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या, एक्सो और एंडो। एक्सो का मतलब होता है आउट, ठीक है, और एंडो का मतलब होता है इन, ठीक है, ऐसे मान के चलो। तो एक्सोस्मोसिस में क्या हुआ, पानी जो था वो आउट हो गया, सेल से आउट होके वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हो गया। तो कंसंट्रेशन में जो पानी था जो सेल का था वो बाहर निकल गया, और क्या हुआ, सेल श्रिंक कर गया, सेल लूज हो गया, ऐसा बन गया सेल, अब गोल सेल था ऐसा बन गया। तो इसको कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का था वो ज़्यादा था सेल के मुकाबले। अब हाइपोटोनिक की बात की जाए तो हाइपोटोनिक में इसका उल्टा होता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, सेल बहुत बड़ा है, ठीक है, सेल बहुत बड़ा है, कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका सेल जो होता है ना वो पानी खींच लेता है, एंडो हो गया, इन हो गया,
ठीक है। एक्सो मतलब आउट, इंडो मतलब इन। तो पानी जो होता है वो खींच लेता है, इसके लिए क्या होता है, वो गेन कर लेता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, तो इसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब आपका सेल और जो आपका कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ठीक प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इट सेपरेट कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यही आपका फंक्शन मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या करता है, कंटेंट जो कि आपका सामान होता है उसको जो ये आपका सामान है, देखो गोल्गी बॉडीज़ हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सब जो सामान है इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, इससे बचा के रखता है। तो इसका काम ये होता है, ठीक है। इट हेल्प इन इनगल्फिंग फूड बाय एंडोसिटोसिस एज इन अमीबा। तो क्या होता है, और ये खाना लेने में भी मदद करते हैं। इन केस ऑफ अमीबा ये ऐसा काम करते हैं। अब दूसरी पार्ट है सेल वॉल। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग तो कहा गया है, लेकिन आप याद रखिए कि आउटर मोस्ट कवरिंग है ये, लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग से भी आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल वॉल। मतलब कि ये सेकंड नंबर में मान सकते हैं आप सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल जो होता है उससे भी आउटर होता है, ठीक है। अब सेल वॉल क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग विच लाइट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया था कि आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, इससे भी बाहर जो होता है वो सेल वॉल होता है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉल्ड सेलुलोज। अब अगर हम बोलें कि ये सेल वॉल बना किससे होता है, ठीक है, ये सेल वॉल बना किससे है, तो बना किससे है, सेलुलोज से बना है। तो सेलुलोज से बनता है सेल वॉल विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अगर कोई प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बना है तो सेलुलोज का मेन काम क्या होता है कि वो उसको मजबूत बनाता है, उसको स्ट्रक्चर देता है, टफ स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है प्लांट का, ठीक है। अब बात करते हैं, ड्यू टू सेल वॉल प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। अब क्या होता है, सेल वॉल की वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर चेंजेस सह पाते हैं सराउंडिंग मीडियम में एनिमल सेल के मुकाबले। अब ऐसा क्यों कहा गया कि एनिमल सेल के मुकाबले ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में ना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सीधा मेम्ब्रेन होता है बाहर एक बस, और कुछ नहीं होता है। देखो ये सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इकलौता, इससे बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती है इसके बाहर। लेकिन जो आपका प्लांट सेल होता है उसके बाहर एक और वॉल होती है जो कि इसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कहा गया है कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग तो है वो, लेकिन वो प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग ना होके एनिमल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, और प्लांट का वो सेकंड मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग है। उसके बाद बात करते हैं, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो आपको बता दिया गया है। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि श्रिंकिंग हो जाती है, मतलब वो श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है, और प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। मैंने आपको एक्सोस्मोसिस अभी बताया था। एक्सोस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, जो सेल होता है वो अपना पानी छोड़ देता है, उसकी वजह से श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है। और यही कहा गया है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। अब फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड क्या करता है, ये रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। तो सेल वॉल की फंक्शन क्या हुआ कि ये रिजिडिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है एक सेल को बहुत मजबूत कंडीशन में बचने के लिए। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स टू सस्टेन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एक अनफेवरेबल कंडीशन, एक बुरे कंडीशन में रहने की ताकत देता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल। तो ओवल स्ट्रक्चर बोला गया, तो ओवल स्ट्रक्चर कौन सा, ये हो गया, देखो ये एक न्यूक्लियस हो गया, है ना, ओवल स्ट्रक्चर हो गया नियर द सेंटर ऑफ द सेल। इट हैज़ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो डबल लेयर्ड है, देखो एक ये है, फिर ये है, दो, ऐसे ही करके एक ये है, फिर दो ये है, तो ऐसे करके दो लेयर्ड का है। मतलब कि कैसा है, देखो एक गोल ऐसा है, फिर उसी के बगल में एक और जा रहा है ऐसे करके, और ये बीच में टूटे हुए हैं ऐसे करके, और फिर ये न्यूक्लियस हो गया। तो ऐसे करके होता है, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स इसी के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम्स इन्हीं के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जिनकी वजह से वो उनकी हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दूसरे सेल्स पे डिवाइड करते समय दे सकते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है,
फंक्शन होता है प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन। अगर एक सेल को डिवाइड करके 2 सेल्स हो जाएं तो इसमें सबसे मेन काम किसका होता है, तो न्यूक्लियस का होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं। तो जो पेरेंट है, ये पेरेंट इसी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी के जो आपके जो कार्य करने की जो चीज़ें हैं, जो इसके ताकतें हैं, जो भी इस प्लांट्स इस पेरेंट के पास थी, वही उनके बच्चों के पास जाएगी, ऑफस्प्रिंग के पास जाएगी। यही बात बोली गई है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो क्या है? लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल enclosed by a cell membrane, ठीक है। तो लार्ज रीजन ऑफ अ सेल enclosed by a cell membrane, ठीक है। तो ये है साइटोप्लाज्म, देख पा रहे हैं आप, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या कह रहा है? लार्ज रीजन ऑफ सेल है, ये रहा लार्ज रीजन ऑफ सेल, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब साइटोप्लाज्म का क्या काम है? साइटोप्लाज्म का काम क्या दिया गया है इसने? क्या बोला है? लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो मैनी सेल ऑर्गेनेल्स, अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गया? ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए। तो ये इनके लिए होता है। तो साइटोप्लाज्म का मेन काम यह होता है कि ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स को अपने जगह पे रखता है, जो कि बहुत सारे कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं सेल में, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ईआर है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, ये जो जगह दिख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं बाउंड ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स मतलब ट्यूब जैसे, आप देख पा रहे हैं ट्यूब जैसे ये है ना। तो ट्यूबुल्स होते हैं, लार्ज ट्यूबुल्स होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ वाला कौन सा है? रफ वाला ये है, रफ वाला ये है, और स्मूथ वाला ये है, ठीक है। स्मूथ वाला जिसमें ये जो आपको छोटे छोटे ये नहीं दिख रहे हैं, वो स्मूथ वाला है, और जो रफ वाला है वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो रफ वाला क्या करता है? कंटेन राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या होता है रफ वाले में? क्या होते हैं? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। रफ वाले में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और स्मूथ वाले में क्या होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? सबसे पहले राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करते हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। स्मूथ वाले क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं? फैट्स और लिपिड्स बनाते हैं। ये इनका दोनों का काम है। तो देखो आपको मैंने बता दिया था प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में, है ना। तो प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में बता दिया था। तो देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक आपका रफ और एक आपका स्मूथ, ठीक है। स्मूथ और रफ वाले में आपका क्या होता है? आपका राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम्स क्या बनाता है? न्यूक्लियस। आपका राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। जो आपको राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये जो स्मूथ वाला होता है ये क्या करता है? लिपिड्स और फैट्स को जो होता है जनरेट करता है स्मूथ वाला। तो ये 2 काम होते हैं इन दोनों के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो इट एक्ट्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था, साइटोप्लाज्म में खाली जगह होती है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जुड़ा है देखो ये। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक चैनल की तरह काम करता है, एक सामान ले जाने की तरह काम करता है। दूसरा है इन लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एसईआर डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स। तो क्या होता है कि अगर कोई गलत खाना खा लिया या फिर कोई गलत चीज़ें खा ली, पॉइजन, कोई जहर खा लिया, ड्रग्स खा लिया, तो क्या होता है ये डिटॉक्सिफाई कर देता है उसको, मतलब उसमें से जहर निकाल देता है। ये लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स तो कहाँ पाया जाता है? लीवर सेल में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स के। जैसे कि हम लोग हैं तो लीवर सेल में पाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस जो था डिस्कवर्ड किया गया था कैमिलो गोल्गी द्वारा, ठीक है। अब गोल्गी अपैरेटस कहाँ पे है? तो गोल्गी अपैरेटस ये रहा, देखो गोल्गी अपैरेटस ये है, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये गोल्गी अपैरेटस है।
गोल्गी बॉडी है और यही गोल्गी बॉडी, ये भी गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी बॉडी है, प्लांट और एनिमल सेल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या करता है ये, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, ये देखो पैरेलल होते हैं, ऐसे हैं देखो गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, पैरेलल होते हैं टू ईच अदर स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने, तो इनको सिस्टर्ने कहा जाता है। ठीक है, इसको सिस्टर्ने कहा जाता है, सिस्टर्ने, तो इसको सिस्टर्ने कहा जाता है। ठीक है, कनेक्टेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड नियर ईआर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो क्या करता है, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है ये सब्सटेंस। ठीक है, ये देखो इतने पास है ना, तो ये आउटसाइड से इनसाइड जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है यही करता है। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड जो होता है, गोल्गी अपैरेटस जो होता है आपका, इनसाइड और आउटसाइड जो होता है आपका ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को। ठीक है, दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। तो क्या करता है, दूसरा क्या करता है, ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज का काम करता है, मतलब सामान जो होता है आपका, प्रोडक्ट होते हैं उनको रखता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है, मतलब ये एक पैकेजिंग, सारा सामान जो होता है रखने का, पैकेजिंग का ये काम करते हैं। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस ऐसे होता है। फिर लाइसोसोम्स आता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब लाइसोसोम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आपको ये लाइसोसोम दिख रहा है, देखो ये रहा लाइसोसोम्स आपका। ठीक है, ये लाइसोसोम्स है। तो लाइसोसोम्स का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, लाइसोसोम्स देखो एक बैग जैसे होते हैं जिनमें कि आपका क्या होता है, इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचन एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर कोई सेल्स होते हैं ना, वो समझ लो आपके टूट गए, फूट गए। ठीक है, एक सेल, एक ये है, इसके अंदर टूट गए, फूट गए, आपके सेल्स जो है टूट गए, फूट गए, तो क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं ना, लाइसोसोम्स अपना एंजाइम छोड़ते हैं और ये सब को ना पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहता है, सुसाइड बैग्स कहा जाता है। सुसाइड बैग क्यों कहा जाएगा, जैसे आप इनको कोई दिखेगा, सेल्स मरे हुए सेल्स दिखेंगे, ख़राब सेल्स दिखेंगे, तो ये क्या करेंगे, अपने एंजाइम छोड़ेंगे और एंजाइम छोड़ के इन सबको पचा देंगे, तो इसीलिए इनको सुसाइड बैग कहा जाता है सेल का। अब फंक्शन क्या है, इट कीप्स द क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड ओल्ड वॉर्न आउट सेल्स और ऑर्गेनेल्स। तो क्या होता है, ये सिर्फ क्लीन सेल को ही रखता है। ठीक है, सेल क्लीन रखता है, डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, जो बाहर से जो गंदगी आई है उनको एक तो, और ओल्ड वॉर्न आउट सेल, जो ख़राब हो चुके हैं पुराने सेल्स। अब जैसे आपने क्या किया, अब सेल जो हो गए डिवाइड हो गए, अच्छे सेल्स आ गए प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल कौन से थे, पुराने सेल से नए सेल्स आ गए। अब जो पुराने सेल्स हैं उनका क्या करेंगे आप, तो उसका क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उनका अंत कर देते हैं। इसके बाद दूसरी बात है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ये, अगर आपको बड़े में देखना है तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। तो आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो तो होता है आपका पोरस। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये तो होता है पोरस, मतलब कि इसके अंदर जा सकता है, पोर्स होते हैं इसके अंदर। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है आपका डीपली फोल्डेड होता है। और क्यों होता है फोल्डेड, क्योंकि ये क्या करता है ना, जो आपकी सूरज की रोशनी और ये जो आते हैं उससे क्या करता है, ये एनर्जी लेता है और केमिकल सिंथेसिस करता है। ठीक है, रिएक्शन करता है, इसीलिए क्या होता है, ये पावर रखता है अपने पास, मतलब कि ये ताकत रखता है, एटीपी जनरेट करता है केमिकल रिएक्शन से। और इसको इसीलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि ताकत, जिसमें जैसे विद्युत घर मान सकते हैं आप, बिजली का घर, वैसा है ये सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, मतलब इसके पास खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। तो ये खुद की जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है अपने अंदर ही। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है एटीपी एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या करता है, ये एटीपी और प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में, मतलब अपने अंदर ही प्रोटीन बनाने में इसका काम होता है। फिर आता है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड एक, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। दे आर टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एक तो पहली बात तो आपको समझनी है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे, मतलब इसमें नहीं पाए जाएंगे, ये तो एनिमल सेल हो गया, ये प्लांट सेल है, इसमें प्लास्टिड आपको मिलेगा। ठीक है, अब प्लास्टिड का क्या काम है, प्लास्टिड का मेन काम क्या है, ये दो टाइप के होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है कि आपको कलर देता है।
ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कलर देता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, आपको अगर आपको क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन होता है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है। एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, वाइट प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड दैट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर के जो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल को जनरेट करते हैं, इसी की वजह से आपके पेड़ पौधे ग्रीन दिखते हैं। और इनके पास अपना ही डीएनए और अपना ही राइबोसोम होता है, इसीलिए इनको कहते हैं। अब फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है जनरेशन, वो काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्युल्स। तो ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट प्लास्टिड होता है वो आपका क्या करता है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स को स्टोर करता है। फिर आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल होते हैं स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को अगर किसी ने रखना है, ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को कौन रखेगा, तो वैक्यूल रखेगा। अब वैक्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो कि वैक्यूल दिखता कैसा है। तो वैक्यूल प्लांट सेल में ऐसा है, ये देखो, ये प्लांट सेल का वैक्यूल इतना बड़ा है, देखो ये, ठीक है। इसी चीज़ को याद रखना है कि बड़ा होता है प्लांट सेल में, हाँ। और एनिमल सेल में देखोगे ना, तो एनिमल सेल में ये छोटा सा एक वैक्यूल होता है। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक, वरना वैक्यूल कैसा होता है, देखो मैंने एक बनाया हुआ है शायद से, ये है वैक्यूल, देखो ये है वैक्यूल। तो प्लांट सेल में ना छोटा सा वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में ना ये देखो, ये वैक्यूल आप ऐसे ही मान सकते हो कि इतना ही वैक्यूल होता है, बस इससे बड़ा वैक्यूल नहीं होता। तो प्लांट सेल में जो होता है वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा क्यों होता है, क्योंकि ये स्टोरेज करने के काम आता है, ठीक है। लिक्विड कंटेंट्स बहुत सारा रखता है। तो स्मॉल साइज्ड एनिमल सेल में होता है, लार्ज साइज प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो रिजिडिटी और टर्जिडिटी देते हैं, मजबूती देते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन सम एनिमल्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये रहा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि बाहर फेंकने के काम करता है एक्सेस वाटर को। ज़्यादा हो जाता है जब पानी और वेस्ट जो इन सम एनिमल्स। तो सम एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक्सेस वाटर, पानी बाहर फेंकना हो या फिर वेस्ट जो गंदगी वो बाहर फेंकना हो, तो कौन काम करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। अब सेल्स जो होते हैं ना, स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स ऑफ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी कॉल्ड टिश्यू। तो क्या होता है, सेल जो एक फंक्शन करते हैं, बहुत सारे क्लस्टर बन के एक टिश्यू बनाते हैं। अब जैसे इस सेल का काम एक ही है, इस सेल का काम एक ही है, ये सारे सेल का काम एक ही है ना, तो ये सारे सेल बन के एक टिश्यू बनाएंगे। ये कहने का मतलब है टिश्यू का मतलब। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो ब्लड, खून, फ्लोएम एंड मसल जो ये सारे हैं टिश्यू के काम है। जो मसल्स आती हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो भी सेल जो होते हैं टिश्यू बनते हैं। तब इसके बाद आता है जो खून होता है, खून में बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसीलिए उसका भी क्या काम होता है, टिश्यू की वजह से होता है। अब डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज। तो सही बात है, लार्जर होते हैं प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। प्लास्टिड होता है प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड प्लास्टिड इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बता दिया था मैंने आपको, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल। उसके बाद सेंट्रोसोम एब्सेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल। उसके बाद वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज, मैंने आपको बता दिया था, वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज इन एनिमल सेल। तो गाइस ये था सेल्स। अगले बार हम पढ़ेंगे टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यूज़ पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।